जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर रामराज प्रशासन की तरफ से नई ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। मैं चर्चा कर रहा था पुलिस अधिनियम 1861 का, चूँकि उत्तर प्रदेश एपीओ के परिप्रेक्ष्य में इस विषय का चर्चा कर रहे हैं। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं विषय पर। चूँकि ये केंद्रीय अधिनियम है, जिन जिन राज्यों में अपना पुलिस अधिनियम नहीं है वहाँ पर इस अधिनियम को आवश्यक संशोधनों सहित या उपांतरणों सहित लागू कर लिया गया। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास किसी तरीके का स्पेशल पुलिस अधिनियम नहीं है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट जरूर है, लेकिन पुलिस एक्ट को इसी को आवश्यक उपांतरणों सहित यानी कि आवश्यक संशोधनों सहित अपने यहाँ लागू कर लिया गया है। अब आते हैं हम लोग निर्वाचन खंड को देखते हैं। निर्वाचन खंड से पहले इसकी उद्देशिका देख लिया जाता है। उद्देशिका में 4 बातें कही गई हैं कि आखिर इसका पर्पज क्या है। उन 4 बातों को हम लोग देख लेते हैं। पहला पर्पज ये है कि पुलिस को पुनर्गठित करना। दूसरा है अपराधों को निवारित करने के लिए। तीसरा है अपराधों का पता लगाने और पुलिस बल को अधिक दक्ष उपकरण बनाने के लिए ज़रूरी हो गया था, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया। मैंने जिस टर्म का प्रयोग किया है उस टर्म को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्री में इन्हीं सब बातों को पूछा जाता है और कहीं ना कहीं से बच्चे भ्रमित होकर के मिस कर जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। अब आते हैं हम लोग निर्वाचन खंड पे। तो हर अधिनियम में विधायिका द्वारा या तो निर्वाचन खंड रखा जाता है या तो परिभाषा खंड रखा जाता है किसी न किसी धारा में। अमूमन धारा 2 या 3 में परिभाषा खंड या निर्वाचन खंड रखा जाता है, लेकिन इस अधिनियम में धारा 1 में ही निर्वाचन खंड को रखा गया है। अब परिभाषा खंड और निर्वाचन खंड में अंतर क्या है उसको आप लोग भी समझ लीजिए। परिभाषा खंड जो होता है उसका विधायिका आशा यह लगाती है कि जिस बात का जो अर्थ होना चाहिए वही अर्थ उसको लिखा जा रहा है, ये परिभाषा खंड हो गया। अब निर्वाचन खंड का मतलब क्या होता है कि विधायिका का आशय कुछ उसको अलग बताना होता है। मतलब जो चीज़ है वह तो है ही, उसके अलावा और क्या है उसका निर्वचन किया जाता है निर्वाचन खंड में। अब इसमें भी 3 तरीके की बातें आती हैं, जैसे कहीं कहीं मीन्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहीं इंक्लूड शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहीं मीन्स एंड इंक्लूड शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एविडेंस एक्ट में आप लोग देखेंगे फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड। अब इसका अर्थ क्या होता है इसको समझ लेना जरूरी है। जहाँ जहाँ मीन्स शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो विधायिका का आशय यह है कि जो शब्द इसमें लिखा गया है इसके अलावा उसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा। यानी मीन्स मतलब वही पार्टिकुलर जो बातें इसमें कही गई हैं वही इसको समझा जाएगा। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड का मतलब ये होता है कि जो बातें इसके अंतर्गत आती हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो इसमें मेंशन किया गया है इस निर्वाचन खंड में वह भी होगा। और इंक्लूड एंड मीन्स का मतलब ये हो जाएगा कि इसको विशेष रूप दिया जा रहा है। मतलब इसमें इंक्लूड भी है और मीन्स भी है। इसका तात्पर्य यह होगा कि विधायिका का मंशा ये होता है कि इसका निर्वचन करते समय कि इसको एक विशेष रूप दिया जाए, माने इसका अर्थ जो है विशेष रूप से लिया जाएगा। पुलिस अधिनियम में जो निर्वचन खंड है इसमें मीन्स का प्रयोग किया गया है और इंक्लूड का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ जहाँ मीन्स है उसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यही जो इसमें लिखा है वही होगा। इंक्लूड का मतलब ये होगा कि जैसे कुछ चीज़ें हैं उसके अलावा भी ये है। जैसे अब एक इसमें पर्सन का हम ले लेते हैं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आता है। मतलब ये व्यक्ति को परिभाषित निर्वचन किया गया, इसमें इंटरप्रिटेशन किया गया है जो निर्वचन खंड में। इसका तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्ति का मतलब जो व्यक्ति आप समझते हैं वो तो है ही,
इसके अलावा क्या आते हैं, दो और आते हैं, कंपनी और निगम भी आते हैं, यानी यहाँ इंक्लूड शब्द का प्रयोग किया गया है। यही यदि मीन्स शब्द का प्रयोग किया गया होता तो इसका मतलब सिर्फ कंपनी या निगम ही आते और कोई नहीं आता। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम आते हैं निर्वचन खंड पे। निर्वचन खंड पहले मूल रूप से 10 था, इसमें 10 पद थे। एक पद 11वां जोड़ा गया, यानी कि जो संपत्ति जी, यानी कि जो 11वां खंड जोड़ा गया वो नागरिक उड्डयन कार्मिक के बारे में जोड़ा गया, सिविल एविएशन पर्सनल के बारे में। उसका निर्वचन क्या होगा, इसको इसमें जोड़ा गया। और ये संपत्ति शब्द जो है, जो परिभाषा है, उसके पश्चात रखा गया, यानी कि संपत्ति तक 5 पद हैं। संपत्ति के बाद सिविल एविएशन पर्सनल है, उसके बाद फिर जो है 5 शब्द हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 11 शब्द इसमें परिभाषित हैं, पद हैं। सॉरी, मेरे मुंह से बार बार शब्द निकल जा रहा है। 11 टर्म्स जो हैं, 11 पद जो हैं परिभाषित हैं। संपत्ति के बाद जो टर्म्स परिभाषित किया गया वो सिविल एविएशन पर्सनल शब्द को परिभाषित किया गया, निर्वचन किया गया। परिभाषित शब्द भी यहाँ गलत हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें परिभाषा शब्द जो है जोड़ा गया है, और निर्वचन बाकी के जो 10 हैं वो निर्वचन किए गए हैं। ये जो शब्द जोड़ा गया है इसको परिभाषित किया गया है। यह आया कब, तो ये 10 अगस्त 2001 से लागू है। अधिनियम संख्यांक 33 सन 2001 के माध्यम से इसको लाया गया। अब इसको देखा जाए तो हम लोग एक एक करके पहले इसका देख लेते हैं, जैसे जैसे सीक्वेंस में आएगा हम उसका इंटरप्रिटेशन बताते जाएंगे। पहले में आता है जिले का मजिस्ट्रेट। तो जिले के मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इसको इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। तो जिले के मजिस्ट्रेट का मतलब ये कह रहा है कि मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है, यानी कि जिले का जो मजिस्ट्रेट है उससे तात्पर्य जो है मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है, और जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है। मतलब ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मुख्य अधिकारी है, और मुख्य अधिकारी होने के नाते जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है, और साथ में जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, वह चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारत का मुख्य अधिकारी किसी भी अभिख्यात से नाम से जाना जाता। मतलब ये कोई मायने नहीं रखता है कि वो किस नाम से जाना जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसी को कहा जाएगा जो जिले का मुख्य अधिकारी है और जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है, और वह मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। वो किसी भी नाम से जाना जा सकता है। इन सब टर्म्स को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब दूसरा टर्म्स परिभाषित है मजिस्ट्रेट का। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसमें भी है कि इंक्लूड शब्द है। तो मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाला साधारण पुलिस जिले का सब व्यक्ति आते हैं। मतलब एक जिले में जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं, और वह जिला कैसा है, साधारण पुलिस जिला है। अब साधारण पुलिस जिला भी आगे परिभाषित किया गया है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। पहले यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि एक साधारण पुलिस जिला है, उसमें जितने भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं वो मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आएंगे। लेकिन यहाँ जो पुलिस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में मजिस्ट्रेट का जो बात कहा गया है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कहा गया है, न कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। अब पुलिस के अंतर्गत कौन आते हैं,
तो ये कह रहा है कि पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए हैं, यानी कि इनरोल्ड हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत हो सकती है। टर्म्स जो इंग्लिश वाले प्रयोग करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा आसान है, जो वहीं प्री में इनरोल्ड शब्द आएगा वो तुरंत टिक मार देंगे। कहीं कहीं नियुक्ति शब्द आ जाता है, कहीं कहीं भर्ती शब्द आ जाता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इंग्लिश का जो टर्म्स है वो इनरोल्ड है, यानी कि इस अधिनियम के तहत जितने भी व्यक्ति इनरोल्ड किए गए हैं पुलिस के रूप में वो सभी व्यक्ति पुलिस माने जाएंगे। अब साधारण पुलिस जिला क्या होता है इसको समझ लेना जरूरी है। तो साधारण पुलिस जिला में कोई प्रेसिडेंसी आता है, पहला। दूसरा कह रहा है कि राज्य या स्थान, दो बातें हो गई, एक तो कोई प्रेसिडेंसी आता है या राज्य कोई आता है या राज्य का कोई स्थान आता है। अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि किसी प्रेसिडेंसी या राज्य स्थान का कोई भाग भी आता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा राज्य हो या पूरा का पूरा कोई प्रेसिडेंसी हो। अगर जो साधारण पुलिस जिला किसी को घोषित किया गया है इस अधिनियम के तहत तो पूरे प्रेसिडेंसी को भी किया जा सकता है, प्रेसिडेंसी के भाग को भी किया जा सकता है, या राज्य के या स्थान राज्य अथवा स्थान के किसी भाग को किया जा सकता है या पूरे राज्य को किया जा सकता है, जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है। मतलब जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए कोई आदेश दिया गया, और आदेश कौन देगा? राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अब जिला अधीक्षक कौन होंगे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कर रहे हैं, निर्वचन खंड में निर्वचन देख लेते हैं। तो जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक दो शब्दों को यहाँ निर्वचन किया गया है। शब्दों के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। दो बातें आई, राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। और किस लिए नियुक्त किया गया है? सब कर्तव्य या उनमें से किसी का पालन करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। मतलब इस अधिनियम के अधीन यदि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो उसे जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक शब्द के अंतर्गत माना जाएगा। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं? सहायक जिला अधीक्षक आते हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति आता है। लेकिन सन 1984 में अधिनियम संख्यांक 2 की धारा अधिनियम संख्यांक 10 की धारा 2 के तहत 1984 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो शब्द और जोड़े गए, एक पुलिस अधीक्षक और एक ज्वाइंट पुलिस अधीक्षक। यानी कि पहले ये जो हैं ये तो हैं ही, इसके अलावा ज्वाइंट पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक भी इसके अंतर्गत आएंगे। ये बात सन 1984 में यूपी सरकार द्वारा जोड़ा गया। अब इसके बाद संपत्ति की बात आती है। तो संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है। मतलब जो संपत्ति हम लोगों के दिमाग में है वह तो आता ही आता है, उसके अंतर्गत उसके अलावा और क्या आता है? चूँकि इंक्लूड शब्द का प्रयोग किया गया है, ये कह रहा है कि जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है। प्री में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आता है, यानी कि व्यक्ति का मतलब जो जीवित कोई व्यक्ति है वो तो आता ही आता है, चाहे वो नर हो नारी हो किसी उम्र का हो। उसके अलावा जो है कंपनी और निगम भी आता है। हमने पहले इंक्लूड और मीन्स का प्रयोग बता दिया है। अब जहाँ जहाँ इंक्लूड आ रहा है उसका मतलब यही हुआ कि जो अर्थ होता है इसका वो तो रहेगा ही, इसके अलावा भी जो इसमें मेंशन किया जा रहा है वो भी होगा। मास शब्द से कैलेंडर मास अभिप्रेत है। ढोर मतलब मवेशी होते हैं। मवेशी शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोर के अतिरिक्त, मतलब जो मवेशी हैं ढोर हैं उनके अंतर्गत सींगों वाले ढोर हैं। जितने भी सींग वाले ढोर आएंगे मवेशी आएंगे वो तो रहेंगे ही। उसके अतिरिक्त कौन आते हैं? इसमें 8 टर्म हैं। हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़ें, बकरियां और सूअर आते हैं।
और पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे निर्देश उस बल के उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्य के प्रति है। मतलब इसका ये हुआ कि पुलिस बल की जो अधीनस्थ पंक्ति है वो डिप्टी एसपी के नीचे की पंक्तियां हैं जितनी, उसके बारे में निर्देश माना जाएगा। अब जो मूल बात थी, सन 2001 में सिविल एविएशन पर्सनल शब्द जो जोड़ा गया संपत्ति के बाद टर्म्स, उसका क्या परिभाषा समझा जाएगा। तो ये इसको सीधा सीधा आप समझिए कि एक जो विभाग था सिविल एविएशन विभाग, उसमें जो भी अधिकारी या कर्मचारी थे, सन 2001 के पहले सिविल एविएशन निदेशालय में उनको नियुक्त कर दिया गया, वो सिविल एविएशन पर्सनल कहे जाएंगे। या सन 2001 के बाद जो इस निमित्त नियुक्त किए गए हैं उनको भी सिविल एविएशन पर्सनल कहा जाएगा। और वो किस पद पे रहें, तो ये कह रहा है कि निदेशालय में उत्तर प्रदेश के अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन विभाग पर नियुक्त किए गए हैं। मतलब सन 2001 के पहले जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी एवं अधिकारी थे उनको सिविल एविएशन डायरेक्टरेट यानी कि निदेशालय में अनुरक्षण, सुरक्षा और सामान्य प्रशासन विंग पर नियुक्त कर दिया गया, वो सिविल एविएशन पर्सनल कहे जाएंगे। या इसी पर सन 2001 के बाद जो नियुक्ति हो रही है वो भी सिविल एविएशन पर्सनल कहे जाएंगे। हमें विश्वास है कि आप लोग को ज़रूर बातें समझ में आई होंगी। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो मेरा बार बार रिपीट करके देखिएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा क्रिटिकल जो है वो सिविल एविएशन पर्सनल का है, वो भी कोई क्रिटिकल नहीं है। बस आप दिमाग में रखिए कि सन 2001 के पहले जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में चाहे वो कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों, सिविल एविएशन निदेशालय में उनको नियुक्त कर दिया गया। और किस पद पर नियुक्त किया गया, वो अनुरक्षण, सुरक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग पर नियुक्त किया गया, उनको सिविल एविएशन पर्सनल कहा गया। या इसी पद पर 2001 के बाद नियुक्ति की जा रही है तो उसको भी सिविल एविएशन पर्सनल कहा जाएगा। इसके पहले जितने भी हमने टर्म्स बताए हैं कि मीन्स का जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ होगा वहाँ इसका मतलब यही सिर्फ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे मास शब्द से कैलेंडर मास अभिप्रेत है, यहाँ मीन्स शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाया जाएगा। जबकि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आते हैं, यानी कि पर्सनल इंक्लूड शब्द का प्रयोग किया गया, इसके अंतर्गत कंपनी और निगम भी आता है। ऐसी हमने जितने भी बातें कही हैं उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। प्री में नो डाउट एक दो क्वेश्चन इसमें ज़रूर बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पुनः मेरा निवेदन है कि मैं इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।